सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फेब्राइल इलनेस के बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्टली फेब्राइल इलनेस होता क्या है और साथ ही साथ उसका मीनिंग, उसका कॉजेज़ और उसके सिम्टम्स और व्हाट इज़ एग्जैक्टली फेब्राइल इलनेस और उसके टाइप्स, या फिर दो एग्जांपल्स बोल सकते हैं जो हम थाइफॉइड और साथ ही साथ ट्यूबरक्लोसिस के बारे में जानकारी लेंगे। और अगर आपको फेब्राइल इलनेस होता है तो उसके लिए आपको डाइट क्या फॉलो करनी चाहिए वो जानते हैं। आइए शुरू करें। सो लेट्स स्टार्ट। अभी हम जानेंगे कि उसका मीनिंग क्या होता है या फिर डेफिनेशन क्या होता है। अगर आपको फीवर है और वो फीवर का कॉज आपको लग रहा है कि अननोन है, यानी आपको सिर्फ फीवर है, आपको कोल्ड या कॉफ नहीं है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि फीवर हो रहा है, आपको पता नहीं है कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा या फिर वायरल इन्फेक्शन होगा। यू डोंट नो एनीथिंग कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली वो फीवर आपको क्यों हुआ है, या आपको बाहर के खाने की वजह से हुआ है, या फिर आपको कुछ भी घर पे आप कुछ गलत खा चुके हो, या फिर आपको ओवरडोज ऑफ मेडिसिन हो गया है। तो अगर ऐसे कुछ हो रहा है, अगर आपको फीवर है जिसका कॉज अननोन है, तो उसे हम बोलते हैं फेब्राइल इलनेस। ये आपको कोई भी चीज़ से हो सकता है। अब आते हैं हम लोग इसके कॉजेज़ पे। तो जैसे अब आपको मैंने बताया था कि मीनिंग एग्जैक्टली क्या है उसका, वही सेम होता है कॉजेज़। यानी अगर आपको पता नहीं है कि कोई भी कॉज की वजह से आपको फीवर हो सकता है और आपको पता नहीं है कि वो कॉज कौन सा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल वो फीवर आपको कोल्ड की वजह से हुआ है, या फिर आपको आउटसाइड फूड खाने की वजह से हुआ है, जिसे हम ऑल्सो कहते हैं बिंजिंग, या फिर आप अगर आप बाहर का कुछ ज़्यादा खा रहे हो वो चीज़ की वजह से भी मोस्टली हो सकता है, या फिर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो एनी थिंग द कॉज माइट बी, ठीक है। तो दिस इज़ नोन एज द कॉजेज़ ऑफ फेब्राइल इलनेस। अब आते हैं हम सिम्टम्स कि आपको कैसे पता चलता है कि वो एक फेब्राइल इलनेस है या नहीं है। सो फेब्राइल इलनेस के सिम्टम्स होते हैं, जैसे आपको होता है कि बॉडी का टेम्परेचर एकदम से राइज हो जाता है, एकदम से स्लो हो जाता है, मतलब आपका बॉडी का टेम्परेचर अप एंड डाउन होना शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट सिम्टम हो सकता है कि टेम्परेचर अप एंड डाउन होना, या फिर वो 98 डिग्री से ऊपर जा रहा है या 98 डिग्री से नीचे जा रहा है, वो आपका टेम्परेचर अप एंड डाउन हो रहा है। और साथ ही साथ आपको होता है हेडेक हो जाता है, या फिर डिजीनेस हो जाता है, हेडेक होता है, या नहीं तो आपको डिजीनेस होगा, या फिर वॉमिटिंग्स हो सकते हैं, कोई भी सिम्टम हो सकता है। या फिर साथ ही साथ आपको चिल्स हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, या फिर नॉर्मल आपको मतलब मसल पेन्स हो सकते हैं, क्रैम्प्स हो सकते हैं। कोई भी एक सिम्टम हो सकता है जो आपको ये बता रहा है कि वो फेब्राइल इलनेस हो रहा है। यानी आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली उसका कॉज है क्या, पर स्टिल आपको फीवर हो रहा है। मेन आपको यहाँ पे सिर्फ यही दिखता है कि फीवर हो रहा है। और ऐसे बहुत बहुत सारी चीज़ों की वजह से होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोल्ड की वजह से होता है, बाहर के खाने की वजह से हो सकता है, या फिर नॉर्मल आपको कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या नॉर्मल अगर आप कुछ भी आप मेडिसिन ओवरडोज ऑफ मेडिसिन भी ले रहे हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और इसका आपको सिम्टम्स जैसे मैंने बताया आपको, ये सिम्टम्स हो सकती हैं। तो दिस इज़ नोन एज फेब्राइल इलनेस। अब मोस्टली हम फेब्राइल इलनेस के दो टॉपिक्स पे बात करेंगे, जैसे फेब्राइल इलनेस एक होता है टाइफॉइड, और एक हो सकता है आपको ट्यूबरक्लोसिस। और भी बहुत सारे फेब्राइल इलनेस है, बट हम ये दो मेन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये दो है वो जो बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होता है लोगों को, जैसे टाइफॉइड और ट्यूबरक्लोसिस। तो आइए चलिए पहले टाइफॉइड के बारे में बात करते हैं। तो अब हम देखते हैं टाइफॉइड। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नोटिस किया होगा कि ये ज़्यादातर बच्चों को होता है, या फिर जो अडल्ट होते हैं उनको उनको भी होता है। मेनली ये टाइफॉइड एक फ़ीवर है, जैसे मतलब आपको फ़ीवर होता है, वो फीवर बहुत ही ज़्यादा ग्रेजुअल इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं
कि टाइफॉइड, और वो एक बैक्टीरिया से कॉज करता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो टाइफॉइड फीवर एक एक्यूट फीवर है, यानी ये आपको ज़्यादा क्रॉनिक फीवर नहीं है, मतलब इससे आप लोगों को क्रॉनिक इश्यूज़ नहीं होते हैं, सिर्फ एक्यूट होता है। एक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म इश्यूज़ जो होती हैं वो इश्यूज़ होती हैं, तो दैट इज़ अ एक्यूट फीवर। इसको एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। अगर आपको टाइफॉइड नहीं, अगर आपके समरी में एंटेरिक फीवर लिखा हुआ है तो दैट डजंट मीन कि वो टाइफॉइड नहीं है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंटेरिक फीवर। ये 104 डिग्रीज़ का टेम्परेचर होता है, या फिर इससे ज़्यादा भी होता है, इससे कम भी होता है, बट मोस्टली जो भी टाइफॉइड के पेशेंट्स हमने देखे हैं उसमें 104 डिग्रीज़ तक टेम्परेचर जाता है। ये सैल्मोनेला टाइफोसा करके ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये टाइफॉइड होता है। तो ये बैक्टीरिया कैसे ट्रांसमिट होता है? ये बैक्टीरिया ओरल फीकल रूट से ट्रांसमिट होता है, यानी जो भी जिससे कभी फीकल अगर हम बाहर की तरफ देखते हैं या फिर फीकल रूट्स उनके बाहर होते हैं, तो फीकल की कोई भी मतलब जैसे कोई मस्कीटो हो गया है या फिर कोई भी आपको ऐसे मतलब थर्ड वेव के थ्रू आपको ऐसे आ रहा है और आपके वो फूड पे जाके बैठ रहा है, जैसे अगर मस्कीटो है या मच्छर है जो भी है, वो अगर आपके फूड पे आके बैठ रहा है एंड दैट वाज ऑन फीकल ऑल्सो, तो वो चीज़ से भी आपको ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया जो हमारे फीकल के थ्रू निकलता है, वो फीकल के थ्रू कोई भी दूसरा एक होता है, जैसे मस्कीटो या जो भी आप बोल सकते हैं, वो पैरासाइट होता है, वो आपको जाके आपके फूड के ऊपर जाके बैठता है एंड दैट इज़ द रीज़न कि आपको टाइफॉइड होता है। तो आइए चलिए देखते हैं इसके सिम्टम्स। हम सिम्टम्स। मोस्टली अगर आपको ये सिम्टम्स 1 या 2 वीक्स तक होते हैं, या फिर अगर आपको टाइफॉइड बहुत ज़्यादा है, वो बैक्टीरियल का इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा है, तो वो लास्ट 4 to 6 वीक्स तक होता है। उससे ज़्यादा आपको ये सिम्टम्स नहीं दिखते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा टाइफॉइड स्लो होना शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट टू 2 वीक्स में ये सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा दिख के आते हैं, उसके बाद आपको ये सिम्टम्स नहीं दिख के आते हैं, या फिर अगर दिख के भी आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो फर्स्ट वन इज़ पुअर एपेटाइट, मतलब आपको बिल्कुल भूख नहीं लगती है, या फिर अगर लग रही है तो बहुत ही कम लगती है, आपको कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। सो ये आपका फर्स्ट सिम्टम होगा। सेकेंड सिम्टम होता है हेडेक। हेडेक बहुत जल्दी आता है और बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, और किसी किसी को ये हेडेक बहुत ही ज़्यादा भी होता है, मतलब बहुत ही फॉर लॉन्ग आवर्स तक भी होता है एक ही बार में। एक सैंड पेन, यानी आपको मस्कुलर पेन हो सकता है या फिर नॉर्मल पेन्स हो सकता है, जॉइंट पेन्स हो सकते हैं, जनरलाइज्ड पेन्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज लिथार्जी, आपको कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, लेजीनेस होती है, सो ये एक सिम्टम होता है। और साथ ही साथ चेस्ट कंजेशन, मतलब ये आपको कोई ना कोई पेशेंट्स में दिखता है, ये हर पेशेंट्स में नहीं दिखता है, ये कोई ना कोई पेशेंट्स में ही दिखता है, बहुत ही कम, 10 to 1 पेशेंट्स, 10 पेशेंट्स के अंदर खाली 1 पेशेंट को ये वाला सिम्टम दिखता है। जैसे आपको चेस्ट में पेन होता है या फिर डिस्कम्फर्ट होता है, वो होगा। नेक्स्ट है एब्डोमिनल पेन्स। ये एब्डोमिनल पेन्स आपको जब होते हैं अगर आप कुछ खा रहे हो तो उसके बाद आपको ये पेन सबसाइड होना शुरू हो जाते हैं, या फिर उससे पहले आपको सबसाइड होना शुरू हो जाता है, पर आपको एब्डोमिनल पेन्स भी हो सकते हैं। तो अगर आपको टाइफॉइड या आपको फीवर, जैसे जैसे आपका फीवर इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे आपको ये सिम्टम्स इंक्रीज़ होते हैं, जैसे जैसे फीवर कम होगा वैसे वैसे ये सिम्टम्स भी कम होना शुरू हो जाते हैं। तो अब हम आते हैं कॉजेज़ के बारे में। कॉजेज़ जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, जब दैट इज़ सैल्मोनेला टाइफॉइड या टाइफोसा। ओके, तो ये बैक्टीरिया आपको कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर में आपको मिलता है, दिस इज़ थ्रू ओरल फीकल रूट्स, ठीक है। देन अगर ये बैक्टीरिया आपको डिटेक्ट करना है, आपको पता चलना है कि आपको टाइफॉइड है या नहीं, तो वो कैसे कैसे डिटेक्ट होता है? आपको मतलब आपका स्टूल कल्चर देना होता है, यानी जब का स्टूल का कल्चर होता है वो आपको देना होता है, जिसमें अगर आपको ये बैक्टीरिया आया है तो दैट मीन्स कि आपको टाइफॉइड है। और ये आपको नॉर्मली ट्रीट कैसे करते हैं डॉक्टर्स? वो आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं, बिकॉज ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इसीलिए दे गिव यू एंटीबायोटिक्स। और 3 to 5 कैरियर्स होते हैं, मतलब जैसे आपको एंटीबायोटिक्स दे चुके हैं एंड आप उससे ट्रीट हो चुके हैं, आपको अब नॉर्मल सिम्टम्स भी नहीं है, आपका फीवर भी नॉर्मल हो गया है, तो उसके बाद कैसे होता है कि थोड़े बहुत 5% में से सिर्फ 3% लोग ऐसे होते हैं जो कैरियर बन जाते हैं और दूसरे पेशेंट्स को ट्रीट करने लग जाते हैं। तो दैट मीन्स कि 3% में से 5% में से 3% जो कैरियर्स होते हैं वो इन्फेक्ट करते हैं दूसरे लोगों को। सो दिस इज़ द कॉजेज़। तो आते हैं हम हमारे दिस डाइटरी ट्रीटमेंट में।
इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट जो मैंने आपको बताया था कि एंटीबायोटिक्स से होता है, उसके साथ ही साथ आपको पेशेंट को वार्म रखना पड़ता है और साथ ही साथ उनको बहुत ही ज़्यादा केयर देनी पड़ती है, लव एंड केयर, तो तभी जाके मेडिकल ट्रीटमेंट सफल होता है। और साथ ही साथ अब हम आते हैं डाइटरी ट्रीटमेंट पे। तो डाइटरी ट्रीटमेंट में मोस्टली हमें ये सब चीज़ इन्वॉल्व करनी पड़ती है, बट इसको आप कैसे इन्वॉल्व करोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आइए देखते हैं। एनर्जी, तो फर्स्ट हमारा जो न्यूट्रिएंट है एनर्जी। एनर्जी हमको थोड़ा इंक्रीज़ करके देना पड़ता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी सिम्टम्स में देखा था कि पेशेंट बहुत ही लेथार्जी हो जाता है, लेज़ी हो जाता है, वीक हो जाता है, पेन्स होते हैं। तो उसके लिए आपको एनर्जी इंक्रीज़ करके देना होता है। मतलब अगर वो इंसान अगर नॉर्मली 1200 to 1500 कैलोरीज ले रहे थे, तो आपको थोड़ा बहुत एनर्जी इंक्रीज़ करना पड़ता है। एटलीस्ट 300 किलो कैलोरीज तो आपको इंक्रीज़ करने होते हैं, सो दैट वो जो भी लेथार्जीनेस है वो पूरा नॉर्मल हो। तो हमें एनर्जी को इंक्रीज़ करना होगा। ठीक है, अब आते हैं हम प्रोटीन के ऊपर। प्रोटीन भी हमें इंक्रीज़ करना होता है। अगर पेशेंट का आपको लग रहा है कि वेट ज़्यादा है, तो आपको उनके वेट के हिसाब से आपको प्रोटीन देना होता है। अगर आपको लगता है कि पेशेंट बहुत ही ज़्यादा लीन होते जा रहा है, तो उसमें हमको प्रोटीन उनसे वेट से थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज़ करना होता है। तो प्रोटीन हमें इसीलिए हम इंक्रीज़ करते हैं ताकि पेशेंट को जो भी मसल क्रैम्प्स हो रही हैं या फिर जो भी मतलब उनके बोन्स बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाते हैं, जॉइंट पेन्स होती हैं, तो उसके लिए प्रोटीन अगर हम ज़्यादा देंगे तो वो बहुत जल्दी हील होगा। और साथ ही साथ हमें प्रोटीन देना है, दैट डजंट मीन कि आपको फ्राइड आइटम्स देने हैं या फिर आपको नॉनवेज ज़्यादा इंक्लूड करना है। आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स दे सकते हो, आप एग दे सकते हो, आप फिश दे सकते हो, आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। बहुत सारे प्रोटीन सोर्सेस है, लेंटिल्स है। अगर आप सीरियल और पल्सेस को ऐड करते हो तो वो एक गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन बनता है, तो वो भी आप दे सकते हो। नेक्स्ट कमिंग टू फैट। फैट हम उन्हें इमल्सिफाइड फैट्स देते हैं, ताकि पेशेंट को जो भी, अगर हम उन्हें इमल्सिफाइड नहीं देंगे, हम उन्हें नॉर्मल फैट देंगे तो वो बॉडी में जाके एक्यूमुलेट होगा और डाइजेस्टिव इश्यूज़ पैदा करेगा। तो हमें नॉर्मल देना है। नेक्स्ट आते हैं कार्ब्स। कार्ब्स हम थोड़े से कम देंगे, मतलब जितना अगर वो ले रहे हैं, जितना अगर वो दिन में ले रहे हैं तो उससे हमको थोड़ा सा कम देना है कार्ब्स को। तो हम फैट को थोड़ा सा डिक्रीज़ करेंगे, कार्ब्स इक्वल रखेंगे, पर जितना हो रहा है उससे थोड़ा सा कम ही रखेंगे। हम आते हैं, कार्ब्स अगर आएगा तो ऑब्वियसली फाइबर आएगा। फाइबर यहाँ पे हमको कम देना है। मैंने यहाँ पे 2 डिक्रीज ऑड्स डाले हैं। दैट मीन्स कि हमको फाइबर बहुत ही ज़्यादा कम देना होता है, क्योंकि जितना हम फाइबर देंगे उतना ही और ज़्यादा हमारा जो एब्डोमेन, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो ज़्यादा वर्क करना शुरू करता है अगर हम फाइबर ज़्यादा देते हैं। तो अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की इश्यूज़ होती है तो हम फाइबर ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं, ताकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क करे। तो यहाँ पे हमको उनके पेशेंट के डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा कम वर्क देना है, इसीलिए हम उन्हें फाइबर कम दे रहे हैं। नेक्स्ट कमिंग टू विटामिन। मोस्टली इसमें विटामिन ए और सी अगर आप ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। विटामिन ए और सी देंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और साथ ही साथ अगर आप दूसरे विटामिन भी दे रहे हैं तो वो भी बहुत ही अच्छा हेल्दी है, बट विटामिन ए और सी बहुत ज़्यादा हील करने में काम आएंगे। एंड नेक्स्ट कमिंग टू वाटर। वाटर आपको फुल फ्लूइड डाइट देना है, सॉफ्ट डाइट देना है। तो फुल फ्लूइड में ऑब्वियसली वाटर इंटेक ज़्यादा रहेगा। वाटर इंटेक आपको इनमें बहुत ही ज़्यादा देना है, एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स पर डे उनको कंपलसरी वाटर देंगे, तो वो बहुत ही जल्दी हील कर पाएंगे। एंड वाटर में आप इनमें इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा ऐड करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स, फुल फ्लूइड्स, जिसमें आपको वाटर बहुत ज़्यादा काम आएगा। सो दिस इज़ द डाइटरी पार्ट। तो आपने मतलब अभी डाइटरी का ट्रीटमेंट देखा था, अब ये एक सैम्पल मील प्लान है। ये कैलकुलेटेड वर्जन नहीं है, ये सिर्फ एक मील प्लान है। तो अगर आपको इसका कैलकुलेटेड वर्जन देखना है तो यू नीड टू कैलकुलेट दिस, कितना कैलोरीज और कितना वो हो रहा है, उसके हिसाब से यू कैन गो अकॉर्डिंग टू दैट। तो ये एक सैम्पल मील प्लान है। लेट्स स्टार्ट कि कैसे मतलब पेशेंट को कैसे देना है और क्या क्या चीज़ आप दे सकते हो। अर्ली मॉर्निंग जैसे ही वो उठता है तो उसको आप मिल्क देना है। मिल्क आप लो फैट दे सकते हो, टोन दे सकते हो, या फिर स्किम मिल्क दे सकते हो।
मिल्क आप नॉर्मली आप 200 ml आप दोगे तो वो भी बहुत होगा। उसके साथ आपको ड्राई फ्रूट्स ऐड करना। ड्राई फ्रूट्स एक पूरा बड़ा बाउल नहीं ऐड करना है, क्योंकि डाइजेशन में अगेन प्रॉब्लम आएगा। कोई भी ड्राई फ्रूट्स लेके आप 2 पीसेस लेके उनको ड्राई फ्रूट्स दे सकते हो। नेक्स्ट आता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में उनको कोई भी पॉरेज दोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा हल्का होगा, वो थोड़ा सा खाएंगे उनको हैवीनेस लगेगा। तो आप कोई भी पॉरेज, मोस्टली अगर आप सूजी का पॉरेज दोगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। साथ ही साथ आप उन्हें एग वाइट्स दे सकते हैं। मिड मॉर्निंग, जैसे कि आपका मतलब 11 से 12 बजे के बीच में कुछ ऐसे होता है, तो वो टाइम पे आप उनको कोई भी पनीर सोर्स या फिर कोई भी आप प्रोटीन सोर्स दे सकते हो। स्प्राउट्स दे सकते हो तो उनको हेल्दी होगा। पर स्प्राउट्स में फिर फाइबर है, तो अगर आप स्प्राउट्स ले रहे हो तो फिर वो उनको थोड़ा कम करना पड़ेगा। लंच में आप उनको सिर्फ सॉफ्ट फूड दे सकते हो, जैसे कर्ड राइस दे सकते हो, दाल खिचड़ी दे सकते हो, या फिर नॉर्मल आप साबूदाना दे सकते हो, ये दे सकते हो लंच में। फिर पोस्ट लंच में आपको कुछ सूप देना है। पोस्ट लंच यानी आपको जो भी मतलब ओके, जो भी इवनिंग का टाइम होता है, वो जिनको टी की आदत होती है वो टी भी ले सकते हैं, बट विथ लो फैट मिल्क। देन कमिंग टू डिनर, डिनर में उन्हें आप कार्ब्स कम करके आप ज़्यादा से ज़्यादा आप उनके पल्सेस और वेजिटेबल्स का सैलड बना के दोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा हैवी और अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा। देन बेड टाइम सोने से पहले फिर से मिल्क देना है, दैट इज़ लो फैट टोन मिल्क या स्किम मिल्क दे सकते हो। तो ये एक नॉर्मली एक सैम्पल मील प्लान है, जो एक बैलेंस डाइट भी हो सकता है और साथ ही साथ आपको बॉडी को बहुत जल्दी हील करने में काम आएगा। इसे आप करते करते साथ ही साथ मेन इंपॉर्टेंट है आपका वाटर इनटेक। अगर आप इतना सब कुछ फॉलो कर रहे हो, आप मेडिसिन ले रहे हो, सब ले रहे हो, अगर आपका वाटर इनटेक ही प्रॉपर नहीं है तो फिर ये डाइट लेना वेस्ट है और मेडिसिन लेना भी वेस्ट है, पूरा खर्चा करना वेस्ट है। तो बेटर अगर आप ये डाइट फॉलो कर रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो, साथ ही साथ आपको वाटर इनटेक भी अच्छा लेना होगा, देन ही आपको रिजल्ट आएंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर। ट्यूबरक्लोसिस ये क्रॉनिक इन्फेक्शन है। जो हमने पहले पढ़ा था वो एक्यूट इन्फेक्शन था। अब ये ट्यूबरक्लोसिस एक क्रॉनिक इन्फेक्शन है, यानी वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। ये एक बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या ट्यूबरक्ले, ये बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। ये मोस्टली माल न्यूट्रिशन की वजह से या फिर पूर सैनिटाइजेशन की वजह से ये होता है। यानी अगर जहाँ पे नीटनेस नहीं है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डर्ट है, डस्ट है, तो वहाँ पर ये बैक्टीरिया रहता है और ये बैक्टीरिया मोस्टली लंग्स में अफेक्ट करता है। तो इसका अब हम इटियोलॉजी देखते हैं। यानी 2004 में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे केसेस ये बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करता है। 1/3 में से हम सोच सकते हैं कि 1 to बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्ट करता है। तो 2004 में हमने देखा था कि 14.6 मिलियन क्रॉनिक केसेस थे और 8.9 मिलियन न्यू केसेस थे और 1.6 मिलियन डेथ्स थे। तो मतलब वो टाइम पे ये ट्यूबरक्लोसिस का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट था। तो ये होगा ट्यूबरक्लोसिस का नॉर्मल बेसिक थिंग। अब हम आते हैं सिम्टम्स पे। तो आते हम सिम्टम्स के ऊपर। सिम्टम्स में हमें एग्जॉस्टेशन होता है वो पेशेंट को, यानी मतलब ब्रीथलेसनेस होती है, एग्जॉस्टनेस जैसे होता है कि मतलब दम घुट रहा है वैसे। और सेकंड होता है कॉफ। कोल्ड भी किसी किसी को होता है, बट कॉफ मोस्टली फ्रीक्वेंटली होता है। और एक्सपेक्टोरेशन यानी अगर आपको काफ हो रहा है, काफ होते ही आपको मतलब जो स्पिट हम निकालते हैं, जिसे हम इंग्लिश में हिंदी में बलगम कहते हैं, वो हो सकता है। और साथ ही साथ फीवर हाई ग्रेड फीवर होता है। और फ्लफ़ी फेस बहुत ही फूलना शुरू हो जाता है। इंक्रीज्ड सर्कुलेशन बहुत ही फास्टली इंक्रीज़ होता है। और साथ ही साथ कांस्टेंट फटीग। सर्कुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज़ होता है तो बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाती है, वीकनेस फील होता है। नेक्स्ट है वेट लॉस। वेट भी बहुत कम होता है, वेट कम होता है, साथ ही साथ फेस बहुत ही ज़्यादा प्लफ हो जाता है। और रन डाउन कंडीशन, यानी कुछ भी करने का मन नहीं लगता, भूख नहीं लगती है। ये बेसिक सिम्टम्स होती हैं। इसका मेन कॉज और सिर्फ ये एक ही कॉज है जो ट्यूबरक्लोसिस को पैदा करता है। कॉज आपका अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं, जहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीनिक होता है। ये अर्बन में भी होता है और रूरल एरियाज़ में भी होता है। लोग बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को नेगलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये बैक्टीरियम बहुत ही ज़्यादा फैलना शुरू हो जाता है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो वो बैक्टीरियम ये अनहाइजीनिक प्लेसेस में ही होता है, तो इसलिए आपको आपके प्लेसेस को बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखना पड़ेगा ताकि आपको ट्यूबरक्लोसिस ना हो। तो अब आते हैं मेनली हम डाइटरी पार्ट पे, यानी उसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं।
मोस्टली हमारा काम सिर्फ डाइटरी पार्ट का होता है। वैसे आपको एंटीबायोटिक्स या फिर एंटीवायरल इन्फेक्शन जो भी होंगे वो मेडिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। डाइटरी पार्ट के से पहले मेन इम्पॉर्टेंट है उनका ट्रीटमेंट हाइजीन जो एरिया में पेशेंट है वो पेशेंट का प्लेस हाइजीन बहुत ही होना ज़रूरी है। प्रॉपर हाइजीन होना चाहिए, लो एंड इन्फेक्शन होना चाहिए, नीटनेस बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके पेशेंट रिकवर हो सकता है। तो आते हैं हम डाइटरी पार्ट पे। डाइटरी पार्ट पे सेम एनर्जी, जैसे टाइफाइड के लिए था, एनर्जी इंक्रीज़ देना चाहिए हमें, प्रोटीन भी इंक्रीज़ देना चाहिए, फैट को हमें लेस करना चाहिए। विटामिन में मोस्टली हम विटामिन ए और डी देंगे। डी मैं बताती हूँ आपको आगे क्यों देना है, पर विटामिन ए देंगे तो वो बहुत ही जल्दी हील करेगा। और साथ ही साथ वाटर इनटेक बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो ये हमने टाइफाइड में भी पढ़ा था, हम ये सेम यहीं पे ही देख रहे हैं। मेन कैल्शियम यहाँ पे देना चाहिए, पर कैल्शियम क्यों देते हैं, क्योंकि कैल्शियम वो बाउंड करता है हमारे ट्यूबरक्लिन लीसन को, जो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से थोड़ा बहुत हील होना शुरू हो जाता है। उसे प्रमोट करने के लिए हमें कैल्शियम देते हैं। कैल्शियम बॉडी को बोन्स को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा और हमारी बॉडी को बहुत जल्दी हील करना शुरू कर देगा। तो कैल्शियम को ऑब्जर्व करने के लिए हमें विटामिन डी देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम दोनों साथ में काम करते हैं। इसीलिए अगर आप कभी भी आप कैल्शियम कोई पेशेंट को दे रहे हो तो उसके साथ ही साथ आपको विटामिन डी भी ऐड करना होगा। तो ये हो गए हमारे एरोज, जिसमें हमने बताया कि एनर्जी हमें ज़्यादा देना है, प्रोटीन ज़्यादा देना है, फैट ज़्यादा देना है, विटामिन में ए और डी हमें देना है, वाटर हमें ट्रिपल इंक्रीज करना है, मतलब 3 लीटर से ज़्यादा हमें वाटर देना है, कैल्शियम हमें और भी ज़्यादा देना है। तो अगर कैल्शियम 800 mg देना पड़ेगा दिन में, तो पूरा 800 mg देंगे। कैल्शियम की वीडियो आगे आएगी। कैल्शियम जो भी फूड्स में, वेजिटेबल्स में या प्रॉपर कोई भी चीज़ में कितना कैल्शियम होगा उसी हिसाब से आपको कैल्शियम देना होगा। तो ये हमारी वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और जो भी मिस्टेक्स होंगी तो उसके लिए थोड़ा सा उसे निगलेक्ट कर दीजिए, बिकॉज थोड़ा स्टार्टिंग है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।